कहानी की शुरुआत में हमें पिछले पार्ट की याद दिलाई जाती है। अप्रैल 2007 में पुलिस ने पाइनवुड मोटेल को बंद कर दिया, जहां पर 200 से ज्यादा वीडियो टेप्स मिली थी। उनमें जो सबसे पहली टेप थी वो सितंबर 2004 में रिकॉर्ड हुई थी। तो आज हम उसी टेप की कहानी जानने वाले हैं कि ये खेल आखिर शुरू कहां से और कैसे हुआ। रात का वक्त था। एक सुनसान हाईवे पर एक गाड़ी बहुत तेज दौड़ रही थी। अंदर दो नए दूल्हा दुल्हन थे। दोनों ने शैंपेन पी रखी थी और दोनों अपनी ही दुनिया में खोए हुए थे। रोमांस और एक्साइटमेंट में दोनों रोड के किनारे गाड़ी रोक लेते हैं। उन्हें लगा कि इस सुनसान रात में कोई उन्हें देख नहीं रहा, लेकिन अचानक अंधेरे से एक आदमी बाहर आया। नाम था ओटिस। उसने धीरे से बस इतना कहा कि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है और यहाँ ये सब नहीं चलेगा। उसकी आवाज में कुछ ऐसा था कि दोनों डर गए। बिना एक शब्द बोले वो तुरंत वहां से निकल पड़े। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें अंधेरे में एक बोर्ड दिखाई दिया। दोनों अंदर गए तो काउंटर पर खड़ा था गॉर्डन, मोटेल का मैनेजर, चेहरे पर एक फेक फ्रेंडली स्माइल लिए। कपल ने रूम मांगा और गॉर्डन ने उन्हें मोटेल के बिल्कुल आखिरी कोने वाला हनीमून स्वीट दे दिया। पहली नजर में सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही कपल रूम में गया, गॉर्डन और उसका साथी रीस पीछे जाकर कैमरा स्क्रीन पर नजरें जमा लेते हैं और तभी पता चलता है इस पूरे मोटेल के हर रूम में हिडन कैमरे लगे हुए हैं। यही गॉर्डन और रीस का असली बिजनेस था। कपल्स के प्राइवेट मोमेंट्स सीक्रेटली रिकॉर्ड करना, कैसेट्स बनाना और बेच देना। काम बेहद क्रीपी था, इल्लीगल था, लेकिन अब तक मामला सिर्फ रिकॉर्डिंग्स तक ही सीमित था। उधर कपल अपने रूम में टाइम स्पेंड कर रहे थे। रोमांस शुरू हुआ, तभी अचानक लाइट चली गई। अंधेरे में लड़की डर गई और उसने कहा कि शायद उन्हें वापस घर चले जाना चाहिए, और कुछ देर बाद दोनों वहां से निकल गए। गॉर्डन और रीस ने पूरी रिकॉर्डिंग निकाल ली। इसके कुछ ही देर बाद मोटेल में लड़की के साथ एक आदमी आया, बिना किसी आईडी के। उसने अपना नाम स्मिथ बताया। गॉर्डन ने उसे रूम दे दिया। गॉर्डन और रीस हमेशा की तरह हिडन कैमरों से उसे देख रहे थे, लेकिन जैसे ही स्मिथ रूम के अंदर गया, माहौल बदल गया। उसने सबसे पहले बेड पर प्लास्टिक शीट बिछाई, फिर उसके साथ आई लड़की को फेस डाउन लिटाया। शुरुआत में सब नॉर्मल लगा और अगले ही पल स्मिथ ने बड़ी बेरहमी से उस लड़की का मर्डर कर दिया। कैमरे पर सब कुछ रिकॉर्ड हो गया। स्मिथ ने बॉडी को उसी प्लास्टिक शीट में रैप किया, आराम से कपड़े बदले और बाहर निकलने लगा, लेकिन गॉर्डन और रीस ने उसे जाने नहीं दिया। दोनों ने मिलकर उसे पकड़ा, बेहोश किया और एक कुर्सी से बांध दिया। तभी एक ट्रक ड्राइवर आया जो इन कैसेट्स को आगे बेचने का काम करता था, लेकिन इस बार वो खुश नहीं था। उसका कहना था कि मार्केट में ऐसे वीडियो बहुत हो चुके हैं, सेल्स गिरती जा रही हैं। गॉर्डन ने उसे स्मिथ की टेप दिखाई, मर्डर की पूरी रिकॉर्डिंग। ट्रक ड्राइवर हिल गया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। तीनों के बीच बहस शुरू हुई। पुलिस बुलाएं क्या? लेकिन पुलिस आई तो उनका हिडन कैमरा बिजनेस भी एक्सपोज हो जाएगा। इससे अच्छा वो स्मिथ को मार देने की बात कर रहे थे। तभी कुर्सी से बंधा स्मिथ बोलने लगा। उसने कहा, मुझे खोल दो, मेरे पास एक आइडिया है जो तुम लोगों की जिंदगी बदल देगा। स्मिथ ने उन्हें अपना प्लान समझाया। पॉर्न वीडियो का मार्केट बोरिंग हो चुका है, लोग सब देख चुके हैं, लेकिन एक चीज थी जिससे लोग कभी बोर नहीं होते, किसी इंसान को सच में मरते हुए देखना। रियल डेथ, रियल फियर, और उसकी कोई लिमिट नहीं होती। स्मिथ ने कहा कि उनके पास ऑलरेडी परफेक्ट सेटअप है, मोटेल, हिडन कैमरे, प्राइवेट रूम, सब कुछ। उसे सिर्फ अपना काम करना था। प्रॉफिट आधा आधा। रीस डर गया। उसे लगा स्मिथ को खोलते ही वो सबको मार देगा। तब गॉर्डन ने एक सोल्यूशन निकाला। ट्रक ड्राइवर के पास उस मर्डर टेप की एक कॉपी रहेगी। अगर स्मिथ ने कोई गड़बड़ की तो टेप सीधे पुलिस तक पहुंच जाएगी। यही उनका लिवरेज था। स्मिथ मान गया, लेकिन उसने एक बात साफ कह दी, वो किसी के ऑर्डर्स फॉलो नहीं करता। गॉर्डन ने जवाब दिया, यहाँ ऑर्डर्स मेरे चलते हैं। स्मिथ बस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, जैसा तुम कहो। ऊपर से सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन उस हैंडशेक में ही साफ दिख रहा था कि ये पार्टनरशिप कभी भी खून में बदल सकती थी। गॉर्डन ने प्लान बनाया। कुछ दिनों के लिए मोटेल बंद रहेगा, कैमरे और माइक्रोफोन्स अपग्रेड होंगे, और सबसे पहले उस लड़की की बॉडी को ठिकाने लगाया जाएगा। वो उनकी पहली स्टार थी। कुछ हफ्तों बाद रात के वक्त हाईवे पर एक गाड़ी जा रही थी। पीछे एक ट्रेलर बंधा था जिसमें सामान भरा था। गाड़ी में 3 लोग थे, केलब, जेसिका और टैनर। केलब एक सीधा और अच्छा लड़का था। वो शिकागो छोड़कर जेसिका के होम टाउन जा रहा था, पहली बार उसके पिता से मिलने, इसलिए अंदर से काफी टेंशन में था। जेसिका एक्साइटेड थी। वो चाहती थी कि केलब उसकी फैमिली को पसंद आए। और फिर था टैनर, केलब का बचपन का बेस्ट फ्रेंड, लाउड, इरिटेटिंग और हमेशा जोक्स मारने वाला। लेकिन असल में वो सिर्फ इस बात से डर रहा था कि केलब के जाने के बाद वो अकेला पड़ जाएगा। दोनों फर्स्ट ग्रेड से दोस्त थे। केलब और जेसिका ने डिसाइड किया कि रात के 3 बजे जेसिका के पेरेंट्स के घर पहुंचना ऑकवर्ड होगा, इसलिए दोनों ने सोचा कि कहीं रुक जाते हैं और सुबह निकलते हैं। तभी अंधेरे में एक बोर्ड दिखाई दिया, मेडोव्यू इन। केलब और जेसिका चेक इन करने अंदर गए। टैनर को बाहर गाड़ी में ही रहने को कहा गया
क्योंकि एक्स्ट्रा गेस्ट बताने पर एक्स्ट्रा पैसे लगते। काउंटर पर फिर वही गॉर्डन खड़ा था, वही फेक स्माइल लिए। उसने कैजुअली सवाल पूछे, जैसे कहाँ से आए हो, कहाँ जा रहे हो? केलब ने कहा, शिकागो से आए हैं, ब्यूला जा रहे हैं, जेसिका की फैमिली के पास। उसने मन ही मन में सोच लिया, शिकागो से आए हैं मतलब यहाँ कोई इन्हें जानता नहीं था। ब्यूला जा रहे हैं मतलब अगर गायब हो जाएं तो तुरंत किसी को शक भी नहीं होगा। गॉर्डन ने उन्हें फिर वही रूम दिया, आखिरी वाला। जाते जाते उसने मुस्कुराकर कहा, इफ यू नीड एनीथिंग डोंट हेजिटेट टू स्क्रीम। वो बाहर आए तो टैनर गाड़ी में था ही नहीं, कहीं निकल गया था। केलब ने कहा, उसकी चिंता मत करो, वो आ जाएगा। इसके बाद वो रूम की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में एक तालाब में उन्हें एक डेड स्क्विरल दिखी। ये स्क्विरल रेफरेंस है वैकेंसी पार्ट 1 का। रूम में पहुंचकर पता चला कि यहाँ कोई फोन सिग्नल नहीं आता। रूम के अंदर केलब और जेसिका बातें कर रहे थे, तभी कोई कनेक्टिंग डोर बजाने लगा। केलब ने डोर खोला तो वो टैनर निकला। वो पास वाले रूम की खुली विंडो से घुसा था और ये सब गॉर्डन कैमरे से देख रहा था। जेसिका इरिटेट होकर शावर लेने चली गई, लेकिन उसी वक्त मोटेल के बाहर से स्मिथ उसे देख रहा था। रीस उसके पास पहुंचा और गॉर्डन का मैसेज दिया, आज कुछ नहीं करना, 3 लोग हैं, बहुत रिस्क है। स्मिथ ने उसकी बात सुनी और इग्नोर कर दी। तभी मोटेल में एक और कार आई। एक बूढ़ा कपल था, रूम मांगने आया था, लेकिन गॉर्डन ने उन्हें मना कर दिया। उसने बहाना बनाया कि मोटेल में रीमॉडलिंग चल रही है, फिर उनके लिए दूसरे मोटेल में खुद रूम बुक कर दिया। असल में गॉर्डन नहीं चाहता था कि इतने लोग एक साथ वहां रुकें। सिचुएशन उसके कंट्रोल से बाहर जा सकती थी। उधर स्मिथ चुपचाप उस बूढ़े कपल की कार तक पहुंच गया था। साफ लग रहा था कि वो कुछ करने वाला है, लेकिन अच्छी बात यह थी कि गॉर्डन ने उसे जाते हुए देख लिया था। उसने तुरंत मोटेल का नो वैकेंसी साइन बार बार ऑन ऑफ करना शुरू कर दिया। ये उनका सीक्रेट सिग्नल था। स्मिथ रुक गया, लेकिन उसी मोमेंट में गॉर्डन समझ गया कि स्मिथ पूरा सन की आदमी है। आज नहीं तो कल ये डील उसको ले डूबेगी। उधर टैनर अकेले पास वाले रूम में था। टाइम पास करने के लिए उसने टीवी ऑन किया तो टीवी पर लाइव फीड चल रही थी, केलब और जेसिका के रूम की। पूरा हिडन कैमरा सिस्टम सीधे दूसरे रूम के टीवी से जुड़ा हुआ था, मतलब कोई भी बैठकर उन्हें लाइव देख सकता था। टैनर ने उन्हें दिखाया कि कोई हमें कैमरे से देख रहा है और उसको रिकॉर्ड भी कर रहा है। पहले केलब का रिएक्शन गुस्से वाला था, वो सीधा मैनेजर से लड़ने जाना चाहता था, लेकिन टैनर ने रोक दिया। उसने कहा कि उन्हें पता चल गया होगा कि हम सब जान चुके हैं, वो लोग रेडी होंगे, शायद उनके पास हथियार भी हों। पुलिस भी नहीं बुला सकते क्योंकि इस इलाके में शायद सब लोग उन्हीं के आदमी हों। अब उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन बचा था, भागना, और वो भी अभी के अभी। तीनों तुरंत रूम से निकले और पार्किंग में अपनी कार की तरफ भागे। तीनों जल्दी से कार में बैठे, पर इंजन स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि उनकी कार पहले ही खराब कर दी थी। तभी सामने 2 ट्रक्स की हेडलाइट्स जल उठी। दोनों ट्रक्स ने उनकी कार को दोनों तरफ से ब्लॉक कर दिया और उन पर गोलियां चलाने लगे। लेकिन अजीब बात यह थी कि कोई गोली उन्हें लग नहीं रही थी। रीस जानबूझकर मिस कर रहा था। वो उन्हें डराना चाहता था, मारना नहीं, क्योंकि ये लोग सिर्फ मर्डर नहीं कर रहे थे, वो हॉरर फिल्म बना रहे थे। तीनों डरकर वापस रूम में आ गए, पर अब वो रूम में रुक नहीं सकते थे। रूम में रुकते तो पक्का मारे जाते, इसलिए वो बाथरूम की विंडो से भागने लगे, जिससे टैनर अंदर आया था। सबसे पहले टैनर बाहर निकला, उसके बाद जेसिका। अब केलब की बारी थी। वो बस विंडो पार करने ही वाला था कि तभी उसे पकड़ लिया गया। जेसिका और टैनर रुक गए। वो उसे बचाने की कोशिश कर रहे थे, पर उनकी आंखों के सामने उन्होंने केलब को मार डाला। अब वहां रुकने का कोई फायदा नहीं था। मजबूरी में दोनों अंधेरे जंगल की तरफ भाग गए। उस मोमेंट में जेसिका के अंदर सब टूट चुका था। जिस इंसान के साथ वो नई जिंदगी शुरू करने जा रही थी, वो अब नहीं रहा। वो भाग रहे थे। चारों तरफ घना जंगल था, ऊपर काला आसमान, नीचे सिर्फ अंधेरा। जंगल में भटकते भटकते टैनर और जेसिका एक घर तक पहुंचे। दरवाजा खोला तो ओटिस बाहर आया, वही जिसने फिल्म की शुरुआत में उस कपल को रोड से भगाया था। साथ में उसकी वाइफ थी डोरिस। टैनर जल्दी जल्दी सब समझाने लगा, लेकिन ओटिस को स्ट्रेंजर्स पर भरोसा नहीं था। उसे लगा शायद ये दोनों खुद ही कोई क्रिमिनल्स हों। तभी जेसिका ने बहुत शांति से बात की। उसने कहा कि हम लोग अंदर नहीं आएंगे, बस एक फोन कर दो पुलिस को, हम बाहर इंतजार कर लेंगे। इस बार ओटिस मान गया, लेकिन असली फर्क पड़ा डोरिस की वजह से। उसने जेसिका और टैनर को गौर से देखा। दोनों थके हुए थे, डरे हुए थे। डोरिस को उन पर तरस आ गया और उसने दोनों को अंदर बुला लिया। ओटिस को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो डोरिस पर ही चिल्लाने लगा। खैर, थोड़ी देर बाद बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। उन्हें लगा पुलिस आ गई है। कुछ सेकंड के लिए जेसिका और टैनर को लगा कि अब वो बच जाएंगे, लेकिन अगले ही पल अंदर गॉर्डन आ गया। ओटिस ने पुलिस को नहीं
गॉर्डन को कॉल किया था क्योंकि वो गॉर्डन को जानता था। एक जाना पहचाना मोटेल मैनेजर उसे 2 अजनबियों से ज्यादा भरोसेमंद लगा था। गॉर्डन ने आराम से झूठ बोला कि ये दोनों मोटेल से चोरी करके भागे थे, लेकिन डोरिस को कुछ गलत लग रहा था। उसने कहा कि अगर ये सच में चोर हैं तो पुलिस को यहीं बुलाओ। गॉर्डन जवाब नहीं दे पाया और तभी स्मिथ आगे बढ़ा। उसने शॉटगन से ओटिस और डोरिस दोनों को गोली मार दी। जेसिका और टैनर डर के मारे ऊपर की तरफ भागे और एक रूम में खुद को बंद कर लिया। ऊपर रूम में पहुंचकर दोनों ने नीचे देखा। बाहर एक कार खड़ी थी। उन्हें लगा शायद यही आखिरी चांस है। दोनों विंडो से कूदकर कार तक पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कार के टायर्स ही नहीं हैं। और तभी पीछे से रीस आ गया। उसने दोनों को पकड़ लिया। गॉर्डन फिर से कैमरा लेकर रिकॉर्डिंग शुरू कर चुका था, लेकिन इस बार स्मिथ ने कैमरा सीधे गॉर्डन के हाथ से छीन लिया। फिर उसने गॉर्डन और रीस को ऑर्डर दिया कि घर को बर्गलरी सीन जैसा बना दो। अगर पुलिस आई तो उन्हें लगे कि किसी रॉबरी में मर्डर हुआ है। इस सब के बाद वो टैनर और जेसिका को लेकर मोटेल आ गए, जहाँ टैनर को पहले ही मार दिया गया था और जेसिका को एक चेयर से बांध दिया गया था क्योंकि वो बेहोश थी। उधर गॉर्डन सच में डरा हुआ था। उसने रीस से कहा कि स्मिथ ने आज रात 2 और मर्डर्स कर दिए हैं। सिचुएशन हाथ से निकल रही है। तब रीस ने एक सेल्फिश प्लान बनाया। उसने कहा कि टेक्निकली सारी किलिंग स्मिथ ने की हैं। अगर वो जेसिका को भी मार दे तो उसके बाद दोनों पुलिस बुला लेंगे और पूरा ब्लेम स्मिथ पर डाल देंगे। इस बीच जेसिका को होश आ गया। उसने चेयर से एक नुकीली स्टिक तोड़कर अपने हाथ खोल लिए, जिस पर किसी का ध्यान नहीं था। जैसे ही स्मिथ उसके करीब आया, जेसिका ने पूरी ताकत से वो स्टिक उसके शोल्डर में घुसा दी और वहां से भाग गई। ये सब गॉर्डन ने कैमरे पर देख लिया। उसने रीस को उसके पीछे भेजा, पर जेसिका मोटेल के कैबिन्स के नीचे छुपी हुई थी। वहां एक संकरी क्रॉल स्पेस थी। ऊपर से बड़ी बड़ी नेल्स बाहर निकली हुई थी। वो रेंगते हुए अंदर छिप गई, लेकिन वहीं केलब की बॉडी पड़ी थी। जेसिका बस उसे देखती रही। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन वो रोई नहीं। तभी उसे टैनर दिखाई दिया। वो अभी जिंदा था, बहुत बुरी हालत में, लेकिन उसी वक्त रीस भी क्रॉल स्पेस में घुस आया। जेसिका केलब की बॉडी के नीचे छिप गई और जैसे ही रीस केलब की बॉडी के पास आया, जेसिका ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। रीस के सिर में वो नेल्स धंस गईं। वो वहीं खत्म हो गया। जेसिका तुरंत टैनर के पास पहुंची, लेकिन टैनर जा चुका था। जेसिका क्रॉल स्पेस से बाहर निकली। उसने रीस की गन उठा ली। उसमें सिर्फ एक बुलेट बची थी। गॉर्डन ने दूर से उसे देख लिया था। गॉर्डन पॉन्ड के किनारे उसे ढूंढ रहा था। जेसिका ने निशाना लगाया और गॉर्डन को भी निपटा दिया। गोली की आवाज दूर तक गई। स्मिथ ने भी सुन ली। वो तुरंत उस तरफ दौड़ा, लेकिन तब तक जेसिका ट्रेलर की तरफ भाग चुकी थी। स्मिथ ने जमीन पर गीले पैरों के निशान देखे। सीधे ट्रेलर तक जा रहे थे। उसने एक चाल चली। ऐसा दिखाया जैसे जा रहा हो, लेकिन गया नहीं। जेसिका को लगा कि शायद वो चला गया है। उसने धीरे से ट्रेलर का डोर खोला तो स्मिथ बाहर ही खड़ा था और अगले ही पल स्मिथ ने हमला कर दिया। लेकिन इस बार जेसिका तैयार थी। उसने तुरंत ऑयल उठाया और स्मिथ के ऊपर फेंक दिया, फिर आग लगा दी। जेसिका इस मौके का फायदा उठाकर वहां से भाग गई और सुबह पुलिस को वहां लेकर आई। लेकिन जब वो पहुंचे, मोटेल बिल्कुल क्लीन था। कोई कैमरा नहीं था, कोई बॉडी नहीं थी, कोई एविडेंस नहीं था। स्मिथ बच गया था। उसने सब कुछ हटा लिया, बॉडीज, कैमरे, टेप्स, सब। एक ऑफिसर ने दूसरे को बताया कि ओनर फ्लोरिडा में रहता है और गॉर्डन जेंक्स उसके लिए ये मोटेल रन करता था। दूसरे ने कहा, गॉर्डन को मैं जानता हूँ, वो डिसेंट आदमी था। जेसिका के पास सिर्फ अपनी कहानी थी। उसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं था। अब सीन कट हुआ एक नई जगह। ये जगह थी पाइनवुड मोटेल, वही जगह जहां अप्रैल 2007 में पुलिस को 200 से ज्यादा मर्डर टेप्स मिली थी। वहां स्मिथ था। उसका चेहरा बुरी तरह जल चुका था। तभी वहां ट्रक ड्राइवर आया। स्मिथ ने उसे वो टेप दे दी जो उसने रिकॉर्ड की थी। ट्रक ड्राइवर ने पूछा, अगली टेप कब आएगी? स्मिथ ने कहा, कुछ हफ्तों बाद। बस जगह को ठीक करना है, कैमरास लगाने हैं, फिर हम ओपन फॉर बिजनेस होंगे। और यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। वैकेंसी टू द फर्स्ट कट को ज्यादातर लोग सिर्फ एक सिंपल स्लैशर मूवी समझते हैं, लेकिन अगर मूवी को ध्यान से देखा जाए तो ये सिर्फ मर्डर्स की कहानी नहीं है। ये असल में दिखाती है कि कैसे कुछ नॉर्मल लोग धीरे धीरे मॉन्स्टर्स बन जाते हैं। मूवी की सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि शुरुआत में किलर्स सीधे मर्डर नहीं करते। वो पहले कपल्स को सीक्रेटली कैमरों से रिकॉर्ड करते हैं। यानी उनकी पहली गलती मर्डर नहीं, प्राइवेसी खत्म करना थी। धीरे धीरे वही काम उन्हें इतना इंसेंसिटिव बना देता है कि इंसानों की जान भी उनके लिए सिर्फ बिजनेस बन जाती है। मूवी में स्मिथ को मेन विलन दिखाया गया है, लेकिन हिडन डिटेल ये है कि गॉर्डन और रीस पहले से अंदर से करप्ट थे। स्मिथ ने बस उन्हें ज्यादा पैसे कमाने का रास्ता दिखाया। यानी मूवी इनडायरेक्टली ये कहना चाहती है कि हर मॉन्स्टर अचानक पैदा नहीं होता। कई बार लालच और मौका इंसान का असली चेहरा बाहर निकाल देते हैं। मूवी में बार बार सीसीटीवी कैमरा एंगल्स दिखाए जाते हैं। ये सिर्फ स्टाइल नहीं है,
डायरेक्टर जानबूझकर ऑडियंस को किलर्स की नज़र से सब दिखाता है ताकि व्यूअर्स भी वही अनकंफर्टेबल फीलिंग महसूस करें जो किलर्स करते हैं। यानी मूवी सीक्रेटली ऑडियंस को भी उस क्राइम का हिस्सा बना देती है। एंडिंग में स्मिथ का चेहरा जल जाता है लेकिन वो मरता नहीं, और यही सबसे डार्क बात है। थ्योरी के हिसाब से उसका बर्न्ड फेस सिर्फ इंजरी नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन का सिंबल था। अब वो सिर्फ किलर नहीं रहा, वो मौत का बिजनेसमैन बन चुका था। मूवी का सबसे स्कैरी पार्ट मर्डर्स नहीं बल्कि पुलिस वाला एंडिंग है। जेसिका सच बोलती है लेकिन किलर्स इतने स्मार्ट थे कि कोई प्रूफ नहीं बचता। यानी फिल्म ये दिखाती है कि अगर एविडेंस कंट्रोल में हो तो ट्रुथ भी कंट्रोल में आ जाता है। ओरिजिनल वैकेंसी मूवी से इसका कनेक्शन भी काफी डार्क है। प्रीक्वल में हम ऑपरेशन की शुरुआत देखते हैं लेकिन पहली वैकेंसी तक आते आते वही बिजनेस पूरी डेथ फैक्ट्री बन चुका था। किलर्स प्रोफेशनल हो चुके थे और मर्डर्स अब रूटीन बिजनेस बन चुके थे। मूवी में हिडन सोशल कमेंट्री भी है। 20s में इंटरनेट पर गोर वीडियो और शॉक कंटेंट तेजी से फैल रहा था। फिल्म इनडायरेक्टली ये सवाल पूछती है कि अगर ऑडियंस ऐसी चीजें देखना बंद कर दे तो क्या ऐसे किलर्स एग्जिस्ट करेंगे। रीस का कैरेक्टर भी काफी अंडररेटेड है क्योंकि वो शुरुआत में अनकंफर्टेबल महसूस करता है लेकिन धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल मानने लगता है, और यही चीज सबसे ज्यादा डरावनी है। मूवी ये दिखाती है कि एनवायरनमेंट और ग्रीड धीरे धीरे किसी भी नॉर्मल इंसान को बदल सकते हैं, और शायद वैकेंसी यूनिवर्स की सबसे डिस्टर्बिंग बात यही है। किलर्स इंसानों को इंसान नहीं समझते, सिर्फ कंटेंट समझते हैं। तो ये थी वैकेंसी 2 की पूरी कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और कहानी के साथ।